हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डाटा टेबल के बारे में बताऊंगा, यानी एक्सेल के अंदर डाटा टैब के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लिया है यहाँ पे, और एक फाइल ओपन करके रखी हुई है मेरे पास में। और डाटा टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में फ्रॉम एसएस या ये नीचे ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डाटा। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट एक्सटर्नल डाटा। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं और ये कनेक्शंस, गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप एक्सेल में रहते हुए किसी और अदर सॉफ्टवेयर की फाइल को इस एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इस सॉफ्टवेयर में ओपन करना गेट एक्सटर्नल डाटा कहलाता है। या ये अभी अपन करके देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी फाइलें हैं जो आप इसमें एक्सेल के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम एसएस। अब फ्रॉम एसएस का मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसी तरह से एमएस एसएस नाम से एक फाइल होती है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। उसकी फाइल अगर आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है, फ्रॉम एसएस नाम से फाइल है, स्टूडेंट लिस्ट नवकार कंप्यूटर के नाम से। ये फाइल आप कैसे बना सकते हो, आपको याद हो तो एमएस वर्ड के अंदर मैंने मेलिंग टैब के अंदर एक ऑप्शन बताया था, मेलिंग टैब के अंदर। उसमें वहाँ से आप फाइल को, ये एसएस वाली फाइल बना सकते थे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो फाइल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मेलिंग के अंदर जाकर यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर क्लिक करके टाइप न्यू लिस्ट। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो एक लिस्ट बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहते हो टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये टाइटल वगैरह दे दिया, तो ये मैंने जो भी टाइटल मैं दे रहा हूँ और जो भी नाम लिख रहा हूँ वो एक तरह से जो भी फाइल बनेगी वो एसएस के रूप में फाइल सेव होगी। तो मैं एक बार एक डाटा टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये सेव करते हैं। तो ये मैंने टाइप कर लिया पूरा। ठीक है, तो जैसे मैंने टाइप किया ओके करूंगा तो इस फाइल को सेव करने के लिए बोला जाएगा। तो ये फाइल आप अपने हिसाब से कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं फाइल कोई भी नाम लिखकर, जैसे माई डाटा के नाम से फाइल सेव करके रख लेता हूँ, ये इस तरह से। तो ये जो फाइल बनती है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस नाम से फाइल बनती है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस तरह से। तो फाइल को सेव करना बहुत आसान है। आप भी अगर ये एसएस वाली फाइल नहीं बनी हुई है तो बना लीजिए। कहाँ पे जाना, मेलिंग के अंदर जाकर यहाँ से आप बना सकते हो, या डायरेक्ट ही आप एमएस एसएस के अंदर जाकर एसएस टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको एसएस का फोल्डर दिखाई देगा, स्प्रिंग देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको ओपन करके क्रिएट बटन दबाकर आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आईडी पूछ रहा है और ऐड करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जैसे नाम टाइप कर लिया, यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह भी टाइप कर लेता हूँ। एक बार इसको ओके कर लेते हैं, ओके कर लिया तो नाम हो गया। यहाँ पे भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया जैसे हिंदी के नंबर, या मार्क्स परसेंटेज टाइप कर लेता हूँ, परसेंटेज। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये परसेंटेज लिख दिया मैंने, और यहाँ पे जो भी नाम टाइप करना है इस तरह से नाम टाइप कर लिए, जैसे राम है। टैब बटन दबाकर उसके परसेंटेज टाइप कर लिए, फिर टैब बटन दबाया, फिर लिखा किसान, टैब बटन दबाया 95। इस तरह से आप अपने एक एसएस वाली फाइल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऑप्शन था यहाँ पे फाइल को सेव करना। और फाइल को सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाकर इसको एक बार सेव पे क्लिक करके ओके कर लीजिए, और जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ पे सेव कर लीजिए। जैसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ इसको। चलिए, यहाँ पे सेव डाटाबेस में सेव करना है, और जहाँ पर भी सेव करना है उसको सेव कर लीजिए। अभी मैं डेस्कटॉप पे सेव करके डाटाबेस नाम से ही सेव कर लेता हूँ, इस तरह से। तो ये सेव करने का तरीका बहुत आसान है। तो फाइल को मैंने दो तरीके से बता दिया, एमएस वर्ड के थ्रू भी आप ये फाइल बना सकते हो और एमएस एसएस के नाम से भी फाइल बना सकते हो। तो ये फाइल अगर आपको एमएस एक्सेल में ओपन करनी है तो कैसे करेंगे उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अभी मेरे पास में एक फ़ाइल खुली हुई है और एसएस नाम के डाटा के अंदर मैं वो फाइल लाना चाहता हूँ। तो फ्रॉम एसएस पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी वो फाइल पड़ी है वहाँ डेस्कटॉप पे, जैसे डेस्कटॉप पे पड़ी है डाटा वीडियो के नाम से मेरा वीडियो बनाया हुआ है फाइल, स्टूडेंट लिस्ट नवकार कंप्यूटर के नाम से फाइल बनी हुई है। इस पर क्लिक करके ओपन करूँगा तो फाइल
इस तरह से एक बॉक्स आएगा, उसमें पूछेगा आपको टेबल ही बनानी है, कहाँ पे लेनी है, वो लोकेशन बतानी है, बस ओके करना है। ओके करते ही उस फाइल में जो भी डाटा होगा वो डाटा आपके इस फाइल के अंदर, एक्सेल वाली फाइल के अंदर आ जाएगा। इसमें आप अपना थीम चेंज कर सकते हो, कुछ भी टोटल रो दे सकते हो, कॉलम दे सकते हो, एंड कुछ भी आप अपने हिसाब से डालना चाहो इस तरह से डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन था एसएस वाला। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं वेब वाला ऑप्शन। वेब यानी इंटरनेट की कोई फाइल आप अपने एक्सेल के अंदर डाटा लाना चाहते हो तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल के अंदर। जैसे मैंने एक टाइप करके रखा है गूगल। सबसे पहले आप क्या कर लो, गूगल ओपन कर लीजिए, google.com, और इसके अंदर जिसके भी बारे में आपको जानना है या जो डाटा आपको एक्सेल के अंदर लाना है उसका नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने टीपू सुल्तान ने लिखा, टीपू सुल्तान लिखने के बाद में यहाँ पे टीपू सुल्तान विकीपीडिया नाम से आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और ये विकीपीडिया क्या है कि एक तरह का पूरा विवरण होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये है टीपू सुल्तान के बारे में, देखना चाहो देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फाइल है, ये जो एड्रेस है, या जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सब डाटा मुझे MS एक्सेल की फाइल के अंदर शो करवाना है। तो सबसे पहले उस एड्रेस को यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करना है। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद में एक्सेल ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम वेब। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वो एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था, वो पहले जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस को हटाकर, इस एड्रेस को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और Ctrl+V से वो पेस्ट करेंगे तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। गो पे क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस आपने गूगल क्रोम के अंदर ओपन किया था वो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। बस आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना। इंपोर्ट जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में वो डाटा पूरा यहाँ पे इंसर्ट होने लग जाएगा। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि भाई आपका डाटा कहाँ से स्टार्ट करवाना है, यानी कहाँ पे इंसर्ट करना है। जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर ही लेना है, तो ओके करते ही वो पूरा डाटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेटिंग डाटा अभी आ रहा है, तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो, उसका जितना भी कंप्लीट काम किया हुआ था, बॉर्न है, जो भी है, डेथ वगैरह है, वो कंप्लीट उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शन फ्रॉम वेब वाली फाइल यहाँ से लेना। नेक्स्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। अब टेक्स्ट वाली फाइल कौन सी होती है, जैसे नोटपैड की फाइल होती है उसको टेक्स्ट वाली फाइल कहते हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आप स्टार्ट में जाइए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए नोटपैड। तो नोटपैड आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से फाइल को टाइप करके रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई है, तो आप फाइल में जाकर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कैसे करूँगा, डाटा में जाकर, ये मार्क्स नाम से फाइल बनाई थी मैंने। यहाँ पे ये देख सकते हैं, बनाना बहुत ईजी है, बस आप क्लिक करो और एंटर करके जो भी नाम लिखना चाहो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कालू लिख दिया, उसका हिंदी में नंबर डाल दिया, इस तरह से ये एंटर कर लिया। यहाँ पे पॉल लिख दिया, मान लो पॉल लिख दिया, इसका कुछ नंबर डाल दिया। इस तरह से टैब बटन दबाकर आपको ये काम करना है और फाइल में जाकर इसको सेव करना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सेवेज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और जहाँ पर भी सेव करना है उसको क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन फाइल को कैसे बनाना है। अब वो जो फाइल आपने बनाई है उस फाइल को यहाँ पे कैसे लाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ फ्रॉम टेक्स्ट में जाइए और फाइल मैंने बनाई थी डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ और डाटा वीडियो के नाम से ये फाइल बनाई थी मार्क्स के नाम से। तो मार्क्स वाली फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वो फाइल यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स आएगा। इसमें ये पूछेगा कि भाई आपका डाटा है, वो यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आपने क्या बटन यूज़ किया, तो टैब बटन है तो टैब यूज़ करना है, यानी एक जो कॉलम है और दूसरे कॉलम को सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ किया था, टैब बटन है या स्पेस है, कॉमा है, सेमीकोलन है, या अदर कोई सिंबल यूज़ किया हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैंने टैब बटन यूज़ किया तो टैब बटन यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए और फिनिश पे क्लिक कर लीजिए। ओके करते ही आपकी टेबल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये था ऑप्शन अपना फ्रॉम टेक्स्ट से फाइल लेना। तो ये ऑप्शन मैंने बताया फ्रॉम एसएस से कैसे फाइल लेनी है, वेब से कैसे लेनी है और टेक्स्ट से कैसे लेनी है। इसी प्रकार जैसे मैंने एसएस वाली फाइल ली, इंटरनेट से फाइल ली और टेक्स्ट नोटपैड से कोई फाइल ली, इसी प्रकार फ्रॉम अदर सोर्स से भी आप फाइल ले सकते हो। अगर आपकी फाइल एसक्यूएल में बनी हुई है, एनालिसिस सर्विस में बनी हुई है, एक्सएमएल में बनी हुई है, फ्रॉम डाटा कनेक्शन विजार्ड में बनी हुई है, या माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में बनी हुई है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर है।
ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर थे तो मैंने बता दिया है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर एक्सेल से भी ज़्यादा एडवांस है, तो वो वाले सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे अगर वो फाइल बनी हुई है तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही आप इन फाइलों को भी अपने एक्सेल फाइल में इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है एक्साइटिंग कनेक्शन। एक्साइटिंग कनेक्शन का मतलब होता है कि आपके इस फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइलें अटैच है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की फाइलें अटैच है, तो वो कनेक्शन देखने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा, देखो कनेक्शन एक ब्लैंक नाम से है, मार्क्स के नाम से है, स्टूडेंट लिस्ट कंप्यूटर के नाम से है, तो इस तरह से जो भी लिस्ट बनी होगी वो फाइलें यहाँ पे आपको कनेक्शन के रूप में दिखा देगी। उनको ओपन भी कर सकते हैं, तो अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये कनेक्शन बताएगा कि भी आपकी कौन कौन सी फाइल है, किस सॉफ्टवेयर की फाइल है इसमें अटैच है इस फाइल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश। रिफ्रेश कैसे काम करता है समझ लेते हैं। जैसे मैं एक बार इस फाइल को मिनिमाइज कर रहा हूँ और नोटपैड वाली फाइल ओपन करता हूँ। नोटपैड वाली फाइल कौन सी थी, ये वाली। अब जैसे मैं डाटा ये नोटपैड वाली फाइल ओपन की, यहाँ पे मैं कुछ डाटा को चेंज कर लेता हूँ या कुछ और टाइप कर लेता हूँ। मैंने लिखा सुल्तान और सुल्तान के नंबर डाल दिए मैंने इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कचौरी देवी, कचौरी लिख दिया, केवल कचौरी, उसके नंबर जैसे 10, 20, 50 इस तरह से नंबर डाल दिए। तो मैंने दो नाम जोड़े, सुल्तान और कचौरी, और फाइल में जाकर इसको सेव भी कर लिया, सेव कर लिया। अब ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने जोड़ी हुई थी एक्सेल के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फाइल तो जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें अगर ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंज होता है तो ये फाइल में अभी चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको अगर रिफ्रेश करेंगे ना, तो उसके अंदर ओरिजिनल फाइल में जो भी चेंज करते हैं अपन, तो वो फाइल जो भी उसमें चेंज हुआ है वो भी इसके अंदर चेंज हो जाएगी एक्सेल वाली फाइल के अंदर। तो रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आपको पूछेगा कि फाइल आपकी कौन सी थी, तो मैं वहाँ से डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे फाइल जोड़ी थी। इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे इंपोर्ट करेंगे तो वो दोनों नाम इसमें जुड़कर आ जाएंगे। जैसे मैंने सुल्तान और कचौरी नाम से जो डाटा जोड़ा था वो यहाँ पे आ गया है। तो रिफ्रेश करना आसान है। कोई भी फाइल अगर आपको फाइल के अंदर रिफ्रेश करना चाहते हो तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश का यूज़ कब करना पड़ेगा, जब ओरिजिनल फाइल में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो उसको रिफ्रेश करके वो डाटा को आपकी जो नई फाइल है, एक्सेल वाली फाइल है, उसके अंदर ला सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्शन। कनेक्शन या प्रॉपर्टी। कनेक्शन का मतलब ये होता है कि ये फाइल कहाँ से कनेक्ट की हुई है या कनेक्शन क्या है इसका। क्लिक करेंगे तो बता देगा कि मार्क्स के नाम से फाइल जुड़ी हुई है या कौन कौन सी फाइल है इसमें जुड़ी हुई है इस फाइल के अंदर एक्सेल में, वो बता देगा यहाँ पे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बता देगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसमें। यहाँ पे आप जब रिफ्रेश करते हो तो फाइल को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो 60 मिनट या 60 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली, 1 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगी, ओरिजिनल फाइल में से इस एक्सेल वाली फाइल में अपडेट हो जाएगी। तो अभी इन ऑप्शनों का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन था यहाँ से लगाकर यहाँ तक, गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन। ज़्यादा यूज़ बहुत कम आता है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अपन चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं सॉर्ट एंड फिल्टर का एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रही होगी, सीरियल नंबर, नाम, मेल फीमेल, एज, एड्रेस और इंटरेस्ट, उसकी रुचि किस में है वो चीज़ें लिखी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं A to Z। अगर मुझे इनको A to Z करना है, मान लो ये जो नाम लिखे हुए हैं उनको A to Z करना है, तो जितने भी नाम हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में A to Z यानी अल्फ़ाबेटिक करना है। तो जैसे आप A to Z पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो राम का डाटा है, जैसे राम मेल है, 12 उसकी एज है, बालोतरा है, क्रिकेट उसको पसंद है, तो ये लाइन उसके साथ में चलनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा एक्सपेंड दैट सिलेक्शन, यानी वो पूरा डाटा उसके साथ में चलेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर लोगे तो ओनली फॉर यही सेल, ये जो नाम है वही ऊपर नीचे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई केवल मुझे ये नाम वाले ही ऊपर नीचे करना है, उसके साथ में जो मेल फीमेल एज या उसके जो भी डाटा लिखे हुए हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो, तो आप कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे तो ये जो राम जहां पर भी जाए उसके साथ में उसकी एज, एड्रेस, उसका इंटरेस्ट, उसका मेल फीमेल वो सब साथ में जाए, तो इसके लिए एक्सपेंड दैट सिलेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो सबसे पहले गीता आ गया, गीता, हनुमान, कमल, कमला, खालिद, इस तरह से ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो गया, A to Z हो गया। इसी प्रकार अगर आप इसको वापस से Z to A करना चाहते हैं तो यहाँ पे Z to A कर सकते हैं, उल्टा सिस्टम कर सकते हैं। पहले Z वाले नाम आएंगे फिर A वाले नाम आएंगे। तो जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये उल्टा भी हो गया। तो अभी के लिए मैं ऑप्शन A to Z कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो गया।
आप अगर वापस से सीरियल नंबर के हिसाब से सही करना चाहते हो या नंबरों के हिसाब से सही करना चाहते हो तो नंबरों को सिलेक्ट कर लीजिए, A to Z करेंगे, ओके करेंगे सॉर्ट पे, तो वापस से वो A to Z जो आपकी लिस्ट टेबल बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन था A to Z और J to A। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट में क्लिक करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। सॉर्ट ऑप्शन में क्या है, एक तरह का एडवांस वर्जन है। इसमें आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको किसके आधार पे करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि नेम के हिसाब से करना चाहता हूँ तो नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो मुझे नाम के हिसाब से पहले ऊपर नीचे करना है कि नाम में ABCD के हिसाब से करना है या A to Z के हिसाब से करना है। और फिर यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो कि भाई आप वैल्यू के हिसाब से करना चाहते हो, जो नाम लिखा हो उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, सेल कलर के हिसाब से करना चाहते हो, फॉन्ट कलर के हिसाब से करना चाहते हो या सेल आइकन के हिसाब से करना चाहते हो। चलिए वैल्यू के हिसाब से तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ अभी A to Z के अंदर और J to A के अंदर। मैं अभी सेल कलर के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे आप कलर चुन सकते हो कि इसमें अंदर 2 कलर डाले हुए हैं, रेड और ग्रीन। तो मैं चाहता हूँ पहले रेड वाले आ जाए टॉप में। इसी प्रकार यहाँ पे टॉप डाल दिया। एक और सेल ऐड करने के लिए ऐड लेवल पे क्लिक करके आप यहाँ पे नाम वापस ले सकते हो। सेल कलर के अंदर सेल कलर चुन लो और यहाँ पे कलर चुन लेते हैं जैसे ग्रीन। ये ग्रीन चुन लिया तो पहले ये नीचे आना चाहिए बॉटम में, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। जैसे ओके करेंगे तो देखो जो रेड कलर वाला है वो ऊपर आ गया टॉप में और जो ग्रीन कलर वाला है वो नीचे आ गया और जिसमें कलर नहीं डाला हुआ था वो इस तरह से सेट हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी सॉर्ट में ये कैसे वर्क करता है। डिलीट लेवल कर लेता हूँ मैं एक बार। अब मैं यहाँ पे सेल कलर की जगह फॉन्ट कलर भी ले सकता हूँ। फॉन्ट कलर का मतलब देखो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एड्रेस में दिया हुआ है फॉन्ट कलर, एड्रेस वाला चुन लिया, एड्रेस में फॉन्ट कलर चुन लिया। फॉन्ट कलर के बाद में यहाँ पे आप कलर कोई भी चुन लो जो आपको कलर दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 कलर दिए हुए हैं, रेड और ब्लू। तो इसमें से मैं चाहता हूँ कि रेड पहले ऊपर आ जाए। जैसे ओके करूँगा तो रेड वाले ऊपर आ गए हैं। आप इसमें दूसरे कलर को भी ऊपर या नीचे ले सकते हो। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे सॉर्ट में एडवांस के रूप में। तो अभी के लिए मैं ये डिलीट कर लेता हूँ लेवल। तो A to Z सिंपल सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन देख लेना। कॉपी करना चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इस लेवल को और डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर कैसे लगाते हैं तो पहले मैं इसको A to Z वापस से कर लेता हूँ सही। यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट करके A to Z पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये A to Z वापस से हो जाएंगे, नंबर वाइज वापस हो जाएंगे। अब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का मतलब होता है छानना। आप बहुत बड़ी टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर डाटा को देखना चाहते हो तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे ये फिल्टर लग जाएंगे। अब मान लो मुझे केवल मेल वाले पहले देखने हैं तो इस पर क्लिक करके अगर मेल वाले क्लिक करोगे तो मेल स्टूडेंट जो भी होंगे मेल वाले नाम यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं नहीं मुझे तो सर फीमेल वाले स्टूडेंट दिखा दो तो फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल वाला स्टूडेंट यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जो भी फीमेल है। तो ये ऑप्शन था फिल्टर का। अभी मैं ऑल कर लेता हूँ, सभी आ जाएंगे। आप एड्रेस के हिसाब से भी देख सकते हो कि मान लो कि जो बालोतरा के स्टूडेंट है वो बालोतरा के आए तो यहाँ पे बालोतरा के स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप सबको एक साथ देखना चाहते हो तो सबको क्लिक करो, ओके कर लो। इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर जिनका भी इंटरेस्ट कंप्यूटर है वो सिलेक्ट हो जाए तो कंप्यूटर वाला सिलेक्ट किया। कंप्यूटर वाले कितना है? केवल एक, सुरेश। अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट वाला देखना चाहता हूँ केवल क्रिकेट वाला यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। आप यहाँ से भी जाकर इन सबको ऑल सेलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। क्लियर पे क्लिक करोगे तो सभी एक साथ वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फिल्टर के अंदर इसके अलावा इसमें और भी कुछ ऑप्शन है। आप A to Z, J to A और सॉर्ट बाय कलर वाला भी देख चुके हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन है, ये भी देख लो एक बार। यहाँ पे मैं एड्रेस वाले पे क्लिक करता हूँ या चलो एड्रेस वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कलर आप दो तरह से कर सकते हैं कि अगर मुझे फिल्टर करना है केवल रेड कलर में जो नाम लिखे हुए हैं वो दिखाना है तो क्लिक करोगे तो रेड वाला दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे दूसरा कलर का देखना चाहते हो तो दूसरे कलर को भी दे सकते हैं, यानी जो भी आप कलर दोगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बटन था अपना फिल्टर का। एडवांस में ऑप्शन बता रहा हूँ। टेक्स्ट फिल्टर के अंदर आप इक्वल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। डू नॉट ये ऑप्शन कैसे काम करता है मैं इस पे देखता हूँ। एज के ऊपर फिल्टर में जाकर इक्वल ऑप्शन देख सकते हो। इक्वल में आप बता सकते हो कि जिसके भी एज मान लो कि 20 के बराबर है वो सिलेक्ट हो जाए तो ओनली फॉर 20 वाले जो स्टूडेंट होंगे 20 उम्र के वही सिलेक्ट होंगे। वापस से देख लो, यहाँ पे आप क्लिक करो। नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो। ग्रेटर देन भी लगा सकते हो कि जिसकी एज मान लो 50 से ऊपर है वो सिलेक्ट हो जाए। ओके करते हो 50 से ऊपर वाली एज वाला स्टूडेंट आ जाएंगे या जो भी स्टाफ है या एम्प्लॉय है कुछ भी नाम दे दो आप।
तो यहाँ से ये ऑप्शन है, लेस देन मतलब छोटा हो जाएगा, बिलो, टॉप 10 वगैरह, ये सब कुछ ऑप्शन ईजी है, आप एक एक करके यूज़ कर सकते हो। इनको वापस हटाना है तो क्लियर फिल्टर क्लिक करोगे, वापस से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था फिल्टर का, क्लियर मैंने समझा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन एडवांस का भी देख लो, इसके लिए एक टेबल अलग से मैं बना कर रखी है। ये जितना भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, टेबल बता रहा हूँ या ऑप्शन बता रहा हूँ, इसकी पूरी की फाइल मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपका हर कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज तो कर ही सकते हो, आप देख सकते हो। चलिए, एक टेबल, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक टेबल बनी हुई है, इसके अंदर मैं एक बार फिल्टर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हो। फिल्टर लगा दिया। अब पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, क्लियर होम में जाकर एक ऑप्शन बताया था क्लियर करने का, मैं पूरा डाटा क्लियर कर लेता हूँ। एडवांस ऑप्शन क्या है डाटा का वो भी समझ लीजिए। एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे इस टेबल के अकॉर्डिंग, यानी वीवो नाम से जो इस फाइल के अंदर है, वो मुझे उसका प्रोडक्ट पूरा दिखाई दे। तो एक तरीका तो क्या है, आप एडवांस में जाओ और एडवांस में जाने के बाद में सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करो जिसके अंदर डाटा है। तो फर्स्ट जो लिस्ट रेंज ऑप्शन है ना, इसके अंदर वो डाटा सेलेक्ट करना है जिस टेबल का आपको डाटा फिल्टर करवाना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्राइटेरिया वाला ऑप्शन के अंदर वो डाटा लेना है जो आपको डाटा फिल्टर करवाना है, ठीक है। तो ये मैंने फिल्टर करवाना है वीवो के नाम से। और ये कहाँ पे लाना है, देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इसका मतलब ये होगा कि ये डाटा जो भी फिल्टर होकर आ गया ना वीवो का, वो उसी टेबल के अंदर फिल्टर होकर हो जाएगा। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ओनली फॉर उस फिल्टर जो डाटा फिल्टर करना चाहते हो वो उसी टेबल को छोटा कर देगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हुआ ये वाला। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एडवांस पे जाकर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो उस टेबल को छेड़ना नहीं है, मुझे वो डाटा फिल्टर होकर अलग से शो करे, तो उसके लिए ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब ये लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि लोकेशन कहाँ पे है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक कर लो, कहीं पर भी क्लिक कर लो, बस ओके करते हुए डाटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार वापस से देखता हूँ, मैं शुरुआत से करता हूँ। फिल्टर एडवांस में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले डाटा को, ये पूरी डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्राइटेरिया कौन सा चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया चाहिए। उसके बाद में आपको कॉपी अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। आप चाहो तो इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप चाहो तो इसको दूसरी जगह भी ले सकते हो, इस पर क्लिक करो और जिसको भी क्लिक करना चाहो उस पर क्लिक कर लो और ओके कर लो। तो ओके करते हुए डाटा इस फाइल में से पूरा डाटा वीवो का आ जाएगा। एक और करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे एप्पल कंपनी का लेना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फिल्टर के एडवांस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया लेना होगा, क्राइटेरिया कौन सा है, ये वाला क्राइटेरिया है। और उसके बाद में आप कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये लोकेशन मैं यहाँ दे देता हूँ और यहाँ देने के बाद बस ओके करते वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एप्पल कंपनी का पूरा डाटा यहाँ पे शो होने लग गया। तो ये एडवांस वर्जन है, एडवांस है फिल्टर का ऑप्शन। चलिए, यहाँ तक मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर तक ऑप्शन बता दिया। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यहाँ पे मैंने एक लिख कर भेजा है। देखो जो भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो, या यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी फाइल पड़ी है, वो डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं तो आप एक एक का इसी तरह से जैसे मैंने टाइप किया हुआ है उसका फोटो खींचकर आप पहले टाइप कर लीजिए, बना लीजिए टेबल को और फिर आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये नाम कैसे लिखा मैंने, एक ही सेल के अंदर जैसे राम है, किशन है, तो मैंने इस तरह से एक एक करके टाइप कर लिया है। मोहन है, राधा है, संगीता है, तो जो भी नाम लिखा हुआ मैं वो एक बार ऐसे ही टाइप कर लेता हूँ। अमर है, श्याम है, ये इस तरह से लिखा। अब टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या होता है कि अगर आपके एक सेल के अंदर कोई नाम लिखे हुए हैं और उनको बदलना है आपको पूरे अलग अलग कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। इसको बस आपको क्या करना है, पूरी टेबल या पूरी लाइन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसी सेल के ऊपर कर्सर रखना है जहाँ पे वो नाम लिखे हुए। ये एक सेल के अंदर नाम लिखा हुआ है, दूसरे वाले सेल के अंदर नाम यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको बस उसी सेल पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है और ये
टैब, ये जो बॉक्स है आपको कहाँ मिला था, फ्रॉम टेक्स्ट वाले फाइल के अंदर, उसमें भी ऐसा ही डाटा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे डाटा दिख रहा था। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ अदर में जाकर बताना पड़ेगा कि आपने जो नाम लिखे हैं उनके बीच में उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है। तो मैंने सिंबल यूज़ किया है डैश का, बस डैश यूज़ करते ही आपकी लाइनें अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश करेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल अलग से क्रिएट हो जाएगा। Ctrl+T बटन दबाकर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो Ctrl+T बटन है, टी फॉर टाइगर, टाइगर से आप टी से ये टेबल बना सकते हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम सिंपल सा ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट वाला ऑप्शन कैसे काम करता है वो भी एक बार समझ लेते हैं। चलो मैं इसको डाटा को, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट कैसे काम करता है, जैसे आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और उसमें कुछ भाई बहन होते हैं या कुछ एक ही नंबर यूज़ करते हैं, तो एक ही नंबर 2-3 बार यूज़ हो जाता है, किसी स्टूडेंट को 2-3 स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि भाई वो नंबर एक हो जाए, केवल एक स्टूडेंट का नाम दिखाई दे और एक नंबर दिखाई दे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ मोबाइल नंबर है जो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं और उसमें से मुझे कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है वो हटानी है। आप देख सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप इसको फोटो खींच लीजिए, फिर फाइल बना लीजिए, या आप अपने हिसाब से खुद के डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका भी रिमूव करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद में बस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल। अभी सेलेक्ट ऑल नहीं करना है, या अनसेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आपको किसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट हटाना है, मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, यानी जो मोबाइल नंबर आए हुए हैं वो मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, उसमें से जो डुप्लीकेट होंगे वैल्यू वो हट जाएगी। तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहो तो नाम के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के हिसाब से, या किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर के हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे आप बता रहा है कि आपके जितने भी नंबर थे, टोटल 17 नंबर थे, 17 में से 6 नंबर ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे, यानी बार बार यूज़ हो रहे थे। यानी जो 6 बार थे तो 6 में से 5 को हटा देगा, 1 को रखेगा। तो टोटल 11 यूनिक नंबर यहाँ पे आप दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को। तो रिमूव डुप्लीकेट आप समझ में आया होगा। आप यहाँ पे एड्रेस के हिसाब से भी कर सकते हैं। बस रिमूव डुप्लीकेट में जाओ और यहाँ पे आप अनसेलेक्ट करके एड्रेस को क्लिक करके ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिक 3 डुप्लीकेट डाटा था। अभी ये जो नाम दिख रहे हैं वो सब कुछ यूनिक है, तो इस तरह से 8 वैल्यू यूनिक है। तो इस तरह से आप डाटा को, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने पास में डुप्लीकेट के बाद में डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के लिए मैंने एक अलग से ही टैब बनाया हुआ है एक्सरसाइज के लिए, डाटा वैलिडेशन। ये मैं फाइल यहाँ से उठाकर सबसे फर्स्ट में रख लेता हूँ यहाँ पे, और फिल्टर वाला सबसे आगे रख लेता हूँ यहाँ पे। तो डाटा वैलिडेशन क्या है समझ लेते हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके कहीं डाटा फीडिंग करने का काम करना है आपको, और उसके अंदर आपको एक कंडीशन लगाने के लिए बोला जाए कि भाई इसके अंदर 20 से लगाकर कम से कम 20 आना चाहिए और ज़्यादा 80 आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन मिल जाए कि भाई यहाँ पे जो भी स्टूडेंट के नंबर भरे जाएंगे वो आपको कम से कम 20 भरने हैं और ज़्यादा 80 भरने हैं। अगर आप इससे कम भरोगे तो वो डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, टाइप ही नहीं होगा, और अगर आप 80 से ज़्यादा भरोगे तो भी डाटा टाइप नहीं होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो देखो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, टाइप हो रहा है। यहाँ पे टाइप जैसे 20 से कम भी मैंने टाइप कर लिया है और 80 से ऊपर भी टाइप कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगा लेते हो तो वैलिडेशन लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो डाटा सेलेक्ट करो, वो सेल सेलेक्ट करो जिसके अंदर आपको वैलिडेशन लगाना है। तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन यूज़ करना है। सेटिंग के अंदर आपको जाना है और होल नंबर पे क्लिक करना है। होल नंबर चुन लिया, मतलब होल नंबर, और यहाँ पे बिटवीन ऑप्शन को अभी चुन रहा हूँ मैं। बिटवीन क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 से 80 के बीच की संख्या को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। नॉट बिटवीन कर सकते हैं, मतलब उसके बीच की संख्या नहीं होनी चाहिए। इक्वल मतलब समान संख्या, अगर आप 50 लिखते हो तो 50 के नंबर ही टाइप होंगे। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर इनका आपको इंग्लिश में या हिंदी में मतलब पता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं अभी बिटवीन का मतलब बिटवीन बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कि कम से कम स्टूडेंट के 20 नंबर आने चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए 80 नंबर, 80 नंबर।
ओके कर लेते हैं तो इसके अंदर ये कंडीशन लग गई है। अब अगर आप यहाँ पे 20 लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 26 लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 35 लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 71 लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 85 लिखा तो ये एक मैसेज आ जाएगा कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, यानी जो टाइप कर रहे हो वैलिडेशन के खिलाफ है या वैलिडेशन जो आपने दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप रीट्राई करके वापस से इसको सही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मान लो कि 15 लिख दिया तो भी वो मना कर देगा कि आपने जो वैल्यू टाइप की है वो गलत है, टाइप गलत है, नॉट वैलिड है। तो इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हो, रीट्राई करके वापस से लिख भी सकते हो। तो ये ऑप्शन था डाटा वैलिडेशन का। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज का मतलब क्या होता है कि जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप एक मैसेज शो करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि स्टॉप, या मैंने लिख लिया ऐसे ही, जैसे लिख दिया प्लीज एंटर, प्लीज एंटर, यहाँ पे मैंने वापस प्लीज लिख दिया, प्लीज एंटर राइट नंबर। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2280, बस ये मैंने टाइप कर लिया और ओके कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैसेज हर सेल के अंदर जहाँ पर भी आप कर्सर रखोगे, यानी जिस सेल को सिलेक्ट किया था उस सेल के अंदर एक मैसेज आपको शो करता रहेगा, प्लीज़ एंटर राइट नंबर और 2280 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे मैसेज टाइप करने का। अगर आपको ये मैसेज शो नहीं करवाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पे शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इन सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करके हटा दो तो ये इस तरह से अब शो नहीं करेगा। शो करवाना चाहते हो तो इसके लिए बस वापस से डाटा सेलेक्ट करो, डाटा वैलिडेशन में जाओ और इस पर क्लिक करके ओके कर लो, तो ये डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो सिंपल सा ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए मैं एक बार इसको बंद कर लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ओके कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर ही एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी, जैसे वैलिडेशन लगी हुई 20 से 80 और फिर उसके अंदर अगर आप गलत टाइप करते हो तो क्या मैसेज आता है, वो मैसेज आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 91 लिखा तो एक मैसेज शो हो रहा है द वैल्यू इज एंटर्ड, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे आप मैसेज को चेंज भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह कोई दूसरा लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद में डाटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ पे एरर अलर्ट में जाओ। आप यहाँ से स्टॉप वाला आइकन ले सकते हो, वार्निंग वाला आइकन ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन वाला आइकन ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी लेना हो, वार्निंग वाला ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाला ले सकते हैं या स्टॉप वाला आइकन ले सकते हैं। तो जो आइकन आपको लगाना है उसे अकॉर्डिंग लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे रुको जरा सब्र करो। ठीक है, ये मैंने छोटा सा कोई फनी मैसेज टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने मारवाड़ी में कुछ लिख दिया कि थारे बाप ने रोवा वास्ते गलत टाइप करे है तने मना कियो तो फिर भी गलत मैसेज टाइप करे है, अट्टे केवल 20 से 80 नंबर ही टाइप करना है। तो ये फनी कुछ मैसेज मैंने टाइप कर लिया। अब जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे तो कोई यानी टाइप करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा आ जाएगा रुको जरा सब्र करो, और यहाँ पे वही मैसेज टाइप किया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है तो रिट्राई ऑप्शन क्या करेगा, वापस से उसको सही करने के लिए बारे में बताएगा, और कैंसिल करेंगे तो वापस से वो हटा देगा और नया लिखने के लिए बोला जाएगा। 85 लिखा तो भी वही मैसेज आएगा क्योंकि गलत है। तो ये ऑप्शन था डाटा वैलिडेशन के अंदर। एरर अलर्ट हटाना है तो इस पर क्लिक कर लो, वो नहीं आएगा। इनपुट मैसेज मैंने बता दिया, वो शो करेगा। और सेटिंग में आप सेटिंग लगा सकते हो। सेटिंग में और भी ऑप्शन है, मैं आपको अभी एक एक करके समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन एक और समझ लेते हैं पहले। डाटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डाटा क्या होता है और क्लियर वैलिडेशन सर्कल क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने जो टेबल यूज़ की थी वो ब्लैंक खाली टेबल यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है ऑलरेडी टाइप है, यानी कि यहाँ पे डाटा ऑलरेडी फीड किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप कैसे करोगे, पहले मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे वैलिडेशन लगा लेता हूँ मैं। एनी वैल्यू की जगह होल नंबर ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। इसमें भी वही डाटा डाल रहा हूँ 20 से 80 के बीच में,
और ओके कर दिया। ओके करते देखो यहाँ पे कुछ भी मैसेज शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या। अब यहाँ पे ऑलरेडी 20 से कम भी लिखे हुए हैं और 80 से ऊपर भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 49 की जगह कुछ 95 लिखा तो ये मैसेज इस तरह से वापस आने लग जाएगा कि भाई आप ये एंटर कर रहे हो, गलत टाइप कर रहे हो, तो नया टाइप करने नहीं देगा, मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या जैसे ये 20 से कम 11 है, 12 है, 1 है, 11 है ना, तो ये 20 से कम है। और 80 से ऊपर भी संख्या दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे 84 है, 90 है, 91 है, तो इस तरह से 93 है, तो ये डाटा 80 से ऊपर भी है और 20 से कम भी है। तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको काम करेगा सर्कल इनवैलिड डाटा, ये क्या करेगा कि जहाँ पर भी डाटा गलत टाइप किया हुआ है उनको सर्कल करके दे देगा। तो सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे तो इतने सारा डाटा आपका गलत टाइप किया हुआ है उनको शो कर देगा। आप एक एक करके उनको सही भी कर सकते हैं कि मान लो ये 81 कर दिया, ठीक है, या 80 कर दिया, ये 29 कर दिया, तो इस तरह से एक एक डाटा को सही करने के लिए आपको मौका मिलेगा। और गोले किए हुए हैं तो इस तरह से बता देगा आपको कि भाई ये इनवैलिड डाटा है, गलत है, आप सही कर लीजिए। अब डाटा को सही करने के बाद में आप क्लियर वैलिडेशन सर्कल भी कर सकते हैं, यानी जो भी सर्कल इसमें लगे हुए हैं वो वैलिडेशन को आप सर्कल को हटा भी सकते हैं। हटाने का तरीका सिंपल, इस पर क्लिक करो, हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये ऑप्शन था डाटा वैलिडेशन के अंदर। इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार ये नाम मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो, या ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, सिटी का नाम, और मैं सिटी ऐसी चुनना चाहता हूँ जो पहले से कहीं टाइप किया हुआ है, वो 4-5 सिटियाँ हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ या सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन लूँगा लिस्ट। अच्छी तरह से देख लीजिए, सिटी का नाम लिखना है, कोई भी जैसे कोई कोर्स का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है जो कॉमन हो, लिस्ट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो सिटी आनी चाहिए बालोतरा, कोमा के बाद में लिख दिया जयपुर, उसके बाद में जैसे जोधपुर लिख दिया, जसोर लिख दिया, यहाँ पे मान लो कि बाड़मेर लिख दिया, ठीक है, साजियाली लिख दिया और पचपदरा लिख दिया। तो इस तरह से मैंने ये कुछ बना दिया, पचपदरा, ठीक है। तो ये लिस्ट बना दी। तो इस लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप केवल इसमें सही नाम को इंसर्ट करवा सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा राज्य या दूसरा सिटी आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ओके करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनकर आ रही है, इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे बालोतरा है तो बालोतरा चुन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मान लो कि जयपुर है जयपुर चुन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, बाड़मेर है तो बाड़मेर चुन लिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे मान लो कोर्स का नाम लिख दिया मैंने, कोर्स, और ये कोर्स की डिटेल मान लो कहीं और जगह पर भी पड़ी है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। फिल्टर, चलो इंटरेस्ट के बारे में लिख लो, इंटरेस्ट वाला लिख लेता हूँ मैं। चलो डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे क्या लिख लिया, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मेरा ऑलरेडी कहीं पे टाइप किया हुआ है और उसी डाटा को मैं लेना चाहता हूँ, तो आप पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए और लिस्ट में आप पहले हटा लीजिए जो भी पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे एक ऑप्शन है उस लिस्ट को सिलेक्ट करने का, इस पर क्लिक कीजिए और आपका लिस्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है ये शॉर्ट में जाकर देख लीजिए। जैसे मान लो ये लिस्ट है, मैं पूरी पूरी चुन लेता हूँ, इसमें वैसे डुप्लीकेट है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, और ओके कर लीजिए। ओके करते ही देखो यहाँ पे ये लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे क्रिकेट क्लिक करूँगा तो क्रिकेट आएगा, यहाँ पे सिंगिंग करूँगा सिंगिंग आ जाएगा, मान लो टपोरी देवी, समोसा राम, गुल्लू, तो ये नाम लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उनका इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे गोदी मीडिया, गुल्लू का क्या है, क्रिकेट है, और गोदी मीडिया का क्या है, यहाँ पे मैं फुटबॉल डाल दिया। पप्पू पकोड़ा का मान लो कुछ और डाल देता हूँ, आप चक्री घुमाओगे तो और भी मिल जाएंगे, आप किसी में डांसिंग है डांसिंग डाल दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर, लिस्ट ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें। इसी प्रकार आप डेट का भी यूज़ कर सकते हो, तारीख लगा सकते हो, अलग अलग टाइम लगा सकते हो। टेक्स्ट लेंथ, ये ऑप्शन एक बार मैं समझा देता हूँ, टेक्स्ट लेंथ क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ नाम लिखना है स्टूडेंट के, या डे के नाम लिखना है, लेकिन डे के नाम मुझे ओनली फॉर 3 कैरेक्टर के अंदर ही लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई साहब टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ कितनी चाहिए, इक्वल कर दिया कि मुझे इसके 3 के बराबर चाहिए। या आप यहाँ पे आप डाल सकते हो बिटवीन डाल दिया कि कम से कम 3 अक्षर होने चाहिए और ज़्यादा 6 अक्षर होने चाहिए, ठीक है, 5 अक्षर होने चाहिए, ओके कर लिया। तो अगर मैंने यहाँ लिखा SUN तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा जैसे MUN मंडे लिख दिया। यहाँ पे मैंने अगर कुछ फ्राइडे लिखना, FRIDAY फ्राइडे,
तो ये मना कर देगा कि ये जो भी मैसेज है, मैसेज देख सकते हो आप क्या लिख रहा है, ये तो गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। यानी कि कम से कम इसमें 3 अक्षर आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अक्षर। अगर मैंने 2 अक्षर का लिखा जैसे ओके लिख दिया तो ये मना कर देगा कि भाई ये आप नहीं लिख सकते। मैसेज पढ़ सकते हो, ख़राब मैसेज है, कमेंट गंदे कमेंट मत करना, लेकिन ठीक है। चलिए, तो डाटा वैलिडेशन के अंदर मैंने पूरा समझा दिया है कंप्लीट। वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लाइक ज़रूर कर लीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट कैसे काम करता है, ये मैंने यहाँ पे 2018 का डाटा, क्या क्या नाम है, कचौरी देवी, समोसा राम, पनीर टिक्का, जलेबी बाई, टॉप सिंह, छोटा छतरी और पपट, इसी का डाटा मैंने 2019 में भी डाला है, 20 में भी डाला है। ठीक है, तो मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर ये लोग काम करते हैं, जनवरी में उन्होंने इतना सेल किया, फरवरी में इतना सेल किया, मार्च में इतना किया, कब 2018 में, 19 में भी ऐसा ही किया, 20 में भी ऐसा ही किया। मैं चाहता हूं कि इन सबकी एक कंसोलिडेट लिस्ट बन जाए कि तीनों सालों का डाटा एक जगह पे आ जाए। तो वो कैसे बनेगी, कंसोलिडेट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको जोड़ना है तो इसलिए सम लिखना है, अगर और कुछ चीज़ एवरेज वगैरह निकालना तो यहाँ से ले सकते हो, मैंने अभी सम जोड़ा है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करके क्या ले लो, जैसे 2018 का डाटा ले लिया, और सॉरी यहाँ पे 2018 का डाटा ले लिया। उसके बाद मैं ये छोटी सी पट्टी वापस से नीचे लेकर आता हूँ, मैं उस क्लिक कर लेता हूँ, तो ये 2018 का डाटा को ऐड करेंगे। इसी प्रकार 2019 का डाटा लेना है तो 2019 के डाटा को इसी तरह का पूरी टेबल को सिलेक्ट करनी है और ऐड करना है। इसी प्रकार आप 2020 के डाटा को भी पूरा का पूरा सिलेक्ट करके क्या कर लो, ऐड कर लो। तो तीनों सालों के डाटा को यहाँ पे ऐड करना है। टॉप रो कौन सी होती है, ये ऊपर वाली, और लेफ्ट कॉलम कौन सा होता है, ये वाला। तो नाम और ये जो मंथ लिखा हुआ है वो मुझे लेना है, तो टॉप रो कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डाटा को जो भी कंसोलिडेट बना रहे हो उसके जो अलग से जो जहाँ से भी ले रहे हो उससे लिंक होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिंक होना चाहिए। ओके करते ही यहाँ पे देखिए सभी का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कचौरी देवी, समोसा राम, तो ये टोटल जो आ रही है ना वो सब टोटल है, या जैसे जनवरी का डाटा है तो ये मैं डाटा टैब की जगह यहाँ 2018 लिख लेता हूँ, 2019 लिख लेता हूँ, 2020 लिख लेता हूँ। तो ये कंप्लीट ये जो टोटल आ रही है वो तीनों सालों के आ रही है। जैसे कचौरी देवी ने 2018 में इतना काम किया, 2019 और 20 में इतना किया, फरवरी में इतना किया, मार्च में इतना किया, वो टोटल यहाँ पे आ रही है। तो सब जो कंसोलिडेट लिस्ट का मतलब ये होता है, कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई स्टूडेंट होता है और उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, आपके लिए एनुअल, सबके अलग अलग वो पेपर देता है और उसके बाद उसके मार्क्स आते हैं। तो एक लास्ट में फाइनल में वार्षिक में एक मार्कशीट मिलती है, वो मार्कशीट एक तरह की कंसोलिडेट कहलाती है। कंसोलिडेट का मतलब होता है अलग अलग से डाटा इकट्ठा करके वो एक सीट के अंदर शो करना कंसोलिडेट कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों के अंदर भी देख सकते हो, अलग अलग 3 सीटें हैं और वो एक सीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी एक टोटल मिलाकर एक समुद्र होता ना, समुद्र के अंदर क्या होता है कि अलग अलग नदियाँ आकर एक समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र एक तरह का कंसोलिडेट है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिनेरियो वाला ऑप्शन। सिनेरियो के अंदर आप पहले इस फोटो खींच सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए पहले आप इसका फोटो खींच लेना, इसका फोटो आप खींच सकते हो। तो इसके अंदर आप ये समझ लो कि भाई आप कोई चीज़ खरीदने गए, कंप्यूटर खरीदने गए, उसमें आप CPU 4000 दे रहे हो, माउस 200 रुपये, कीबोर्ड 300 रुपये, मॉनिटर 6000 रुपये, टोटल आपका ये डाटा पड़ रहा है, जो कंप्यूटर पढ़ रहा है वो 10,500 रुपये में पढ़ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ही कंपनी का हो, लेकिन अगर यही एक कंपनी का आप खरीदने जाओगे, जैसे सैमसंग का, HP का, डेल का, तो सभी कंपनियों का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, और उसी रेट को शो करवाने के लिए सिनेरियो मैनेजर काम आता है। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, रेट लिस्ट तैयार करने के लिए काम आता है। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कोई राम है, उसने राम एक कंप्यूटर खरीदने गया, नॉर्मली उसको बताया गया कि आपको 10,500 तक कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, लोकल कंपनी का आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि सर मुझे तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डाटा बताइए कि भाई अगर HP का खरीदूंगा तो यही डाटा, यानी CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये कितने में पड़ेगा, HP कितने में पड़ेगा, इस तरह से। तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं ऑप्शन जा रहा हूँ सिनेरियो मैनेजर पे। सिनेरियो मैनेजर में आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा ऐड बटन से। तो मैं पहले ऐड बटन करके कंपनी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख लिया HP
कंप्यूटर, HP कंप्यूटर कितने में पड़ेगा वो क्लिक कर लीजिए। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वापस से मैं दिखाता हूँ आपको। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका भी डाटा चेंज करना है। मुझे आइटम का चेंज करना है तो प्राइस नेम वाला सिलेक्ट नहीं करना है, टोटल वाला सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली फॉर जो डाटा आपको सिलेक्ट करना है उसी को, जिसको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे जाओ, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करो, ऐड बटन पे क्लिक करो और नाम लिख लो HP कंप्यूटर और ओके बटन पे क्लिक कर लो। फिर CPU का रेट, मान लो कि CPU जो HP कंपनी का आता है वो 10,000 का आता है, माउस आता है मान लो कि 500 रुपये का, कीबोर्ड आता है 500 रुपये का, मॉनिटर आता है मान लो कि 8,000 का और ओके कर लेता हूँ तो पहली कंपनी ऐड हो जाएगी HP कंप्यूटर। इसी प्रकार और ऐड कर लेता हूँ डेल कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर को भी चुन लेते हैं, ओके कर लेते हैं। डेल कंप्यूटर कितने में आ रहा है, मान लो ये आता है कि 15,000 का CPU आता है, माउस आता है 1,000 रुपये का और कीबोर्ड आता है 600 रुपये का। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं सभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये आ गया 10,000 रुपये का, या हाँ चलो 10,000 कर लिया, ओके कर लिया। इसी प्रकार एक कंपनी होती है लेनोवो, इसका नाम में भी पता चल रहा है, लेनोवो तो लो, लेनोवो तो लो, लेनोवो कंप्यूटर। लेनोवो कंप्यूटर का बहुत सस्ता है, मान लो कि ये CPU आ जाता है 2,000 रुपये में, माउस आता है 150 रुपये में, कीबोर्ड आता है 150 रुपये में, 150 रुपये देगा, और मॉनिटर आता है मान लो कि 25 रुपये में। सिंपल, ओके कर लो। तो इस तरह से आप कंपनियों को ऐड कर सकते हो। और कंपनी ऐड करनी है तो ऐड करो, किसी कंपनी को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। किसी कंपनी में रेट अगर चेंज हो जाती है तो आप एडिट बटन में जाकर चेंज कर सकते हो। इन सबको मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं। और समरी का मतलब होता है समरी। अभी मैं ये सभी ऑप्शन एक एक करके दिखा दूंगा। चलो क्लोज करता हूँ। अभी मान लो कि कोई ओरिजिनल कंपनी में तो ये मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मुझे तो ओरिजिनल कंपनी के अलावा जो HP कंपनी का है उसका डाटा शो कराओ, तो HP कंप्यूटर जो भी है उस पर क्लिक करके शो करूंगा। तो HP कंप्यूटर कितने में पड़ेगा, CPU 10,000 में, माउस 500 रुपये में, कीबोर्ड 500, मॉनिटर 8,000, टोटल आपको 19,000 रुपये देने पड़ेंगे। नॉर्मली पहले कितने में दे रहे थे 10,500, अब कितने में देंगे 19,000 में। डेल का कितने में पड़ेगा, शो करते हैं इसको भी, 26,600। लेनोवो तो 100 पे क्लिक करूंगा तो लेनोवो का ओनली फॉर 4800। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का कंप्यूटर अच्छा है या कौन सा सस्ता है, वो आप यहाँ देख सकते हो। अगर किसी कंपनी को हटाना है तो डिलीट कर सकते हो, एडिट करना हो तो एडिट में जाकर वापस से उसमें चेंजेस कर सकते हो। मान लो ये 2,000 का नहीं 20,000 का था, ये 1,500 रुपये का माउस था, ये कीबोर्ड 1,500 रुपये का था, ये मॉनिटर मान लो 25,000 का था। ओके कर लेता हूँ। ओके करके बाद में 100 करूंगा तो 100 के हिसाब से ये आ जाएगा। तो लेनोवो कंपनी कितने में होगी, 48,000 रुपये का कंप्यूटर हुआ। ठीक है, समरी बटन क्या होता है, समरी पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये कंप्लीट समरी यहाँ पे शो कर देगी। HP कंप्यूटर का डाटा कितने में है, ये तो करंट बता रहा है कि अभी आपके कौन सी कंपनी का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। फिर आपको HP का अलग से मिलेगा, डेल का अलग से कंपेरिजन मिलेगा, लेनोवो का अलग से मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो CPU किसका सस्ता है किसका महंगा है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप देख सकते हो। माउस किसका सस्ता है किसका नहीं है, तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग डाटा देख सकते हो। ये ऑप्शन था सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल सिक। गोल सिक कैसे काम करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। गोल सिक के लिए देखो, मान लो कि यहाँ पे किसी के नंबर 1800 में से 786 नंबर आए, या कोई दूसरा नंबर डाल देता हूँ, मान लो कि नंबर आया 1241 नंबर आया, तो उसका परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो फॉर्मूला सिंपल सा लगाया मैंने, बराबर कितने नंबर आए 1241 भाग दिया, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। पहले जो नंबर आए उसको सिलेक्ट किया, फिर जितने में से आए उस पर क्लिक किया और इंटू करके 100 कर दिया। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके 1800 में से 1241 नंबर आते हैं तो आपके 68.94% बनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तो यहाँ पे 96.5 का परसेंट निकालना है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट के 1800 में से परसेंटेज बने हैं 96.5 तो उसके कितने नंबर आए होंगे। सवाल समझ में आया आपको। सवाल मेरा ये है, देखो 10वीं 12वीं में सबको अपने परसेंटेज तो याद होते हैं, लेकिन वो कितने नंबर आए हैं वो याद नहीं होता है। तो उसी को निकालने के लिए ये तरीका है। सबसे पहले गोल सिक के लिए यहाँ पे आप कर्सर रखो, जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए यहाँ पे जाओ, गोल सिक पे क्लिक कर लो। एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, आप यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रिजल्ट लाना है। उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी करनी है, 68 की जगह इतना करना है 96.5। ये वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, 96.5 कर दिया। उसके बाद में चेंज कहाँ पे होना चाहिए, इस सेल के अंदर, कि भाई मुझे नंबर शो करवाना है कि 1800 में से कितने नंबर आएंगे कि उसके परसेंटेज बन जाएंगे 96.5। ओके करते हैं आपको रिजल्ट
सामने है कि अगर 1800 में से 1737 नंबर आते हैं तो उसके परसेंटेज बनेंगे 96.5। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर किसी के 50% बनते हैं तो उसके कितने नंबर आएंगे? सीधी सी बात है, 1800 में से अगर 900 नंबर आएंगे तो उसके 50% बनेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोल सीक के अंदर, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको कौन से सेल के अंदर डाटा लाना है, सेट कौन से सेल में करना है। उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी करनी है? 50, और किस सेल के अंदर होना चाहिए? जहाँ पर उसके प्राप्तांक है। ओके करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो एक सेकेंड, पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। वापस से मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। क्लिक कर लिया इसके ऊपर, फर्स्ट ये सेल होगी, फिर कितना करना है इसको? 50 करना है। किस सेल के अंदर करना है? इस सेल के अंदर। ओके करते आपका रिजल्ट आ गया कि अगर आपके 1800 में से 900 नंबर आते हैं तो आपके 50% बनेंगे, सीधा सा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा टेबल। डाटा टेबल के लिए भी अलग से एक टेबल बनेंगे, इसका फोटो खींच लीजिए। डाटा टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई टेबल का मतलब क्या होता है? पहाड़े, यानी अगर पहाड़े वगैरह लिखना है या डाटा टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। टेबल बनाना बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि नहीं कि एक टेबल बन जाए, पहाड़े लिखना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फॉर्मूला लगाता हूँ बराबर। मान लो कि ये रो है 1 2 3 4 5, ये टोटल 10 तक रो है। रो मान लेते हैं, माना कि 1, और जो कॉलम की संख्या है इसको इंटू करना 1 से। एंटर कर लेते हैं, ये रिजल्ट आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया बराबर रो इनटू कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो पहाड़े क्या होता है, जैसे ये 4 का पहाड़ा है तो 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, 4 इंटू 3 4 3 12 होगा। इस तरह से आप यहाँ पे ये कॉलम और ये रो मिलकर आपका क्या करता है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। तो ये टेबल बन रही है, एक पहाड़े बन रहे हैं। तो ये टेबल आप ऑटोमेटिकली 50 100 200 300 जितने भी चाहो उतनी टेबल बना सकते हो। तो मैंने 10 तक टेबल बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को बनाने के बाद में ये फॉर्मूला जरूर देख लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रो कॉलम को, ठीक है। और सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में डाटा टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि रो इनपुट सेल कौन सा है। मैं चाहता हूँ ये दिया था मैंने, और कॉलम के लिए कौन सा दिया था? कॉलम के लिए ये दिया था। बस ओके करते ही जादू, ठीक है। तो पहाड़े बनकर आ गए हैं ये इस तरह से। अगर आप यहाँ पे 2 की जगह अगर 55 भी लिखते हो तो 55 का पहाड़ा आ जाएगा। 110 का पहाड़ा लिखना चाहते हो 110 का लिख लो। 786 का पहाड़ा लिखना चाहो 786 का पहाड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि टेबल, डाटा टेबल कैसे बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, वापस से वीडियो को रिवाइज करो, पीछे जाओ, देखो, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, शो, डिटेल, हाइड, यानी आउटलाइन वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सब टोटल के लिए अलग से एक टेबल बनाई है। आप इस टेबल को यहाँ पे एक बार देखकर फोटो खींच लो, और बना सकते हो तो बना भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर नाम है। नाम कैसे कैसे है? टपोरी देवी, समोसा राम, गुल्लू, गोदी मीडिया, जलेबी भाई, पप्पू पकोड़ा, भिंडी देवी, कचरा सेठ, गोबर प्रसाद, घमंडा राम, गदा प्रसाद, सेरा राम, टप्पू, जेठिया, कड़ी, जो भी है, ठीक है। कोर्स कौन कौन से हैं, कोर्स के नाम लिखे हुए हैं, फीस लिखी हुई है, डिपॉजिट कितना है, बैलेंस कितना है। बैलेंस के लिए आप सिंपल सा ये करो, दोनों को माइनस कर दो, यानी कि बराबर किया। टोटल पैसे कितने हैं टैली की? 45 रुपये। माइनस किया डिपॉजिट कितना, डिपॉजिट पैसा कितना पैसा आया, ये पैसा आया 3334। एंटर करते इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। कि इतना पैसा हुआ, इतना जमा हुआ। फीस कितनी बनती है? 4500। जमा कितना हुआ? इतना। और पीछे कितना बढ़ा? इतना बचा। ये डबल क्लिक करूंगा, सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था ऑप्शन, अपना टेबल बनाना मैंने बता दिया। उसके बाद में सब टोटल से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे अगर आप टोटल निकालना चाहोगे, टोटल कितनी फीस बनती है, टोटल निकालने का मैंने एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, और ऊपर भी आई बटन पे दिख जाएगा। तो पहले सम वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सम का मतलब होता है जोड़ करना, कि भाई आपके टोटल फीस कितनी बनती है? 63,600 रुपये। इसी को मैं डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल आपकी फीस जमा कितनी हुई है? 24,178, और आपके फीस बाकी कितनी है? 39,422। ये तो चलो समझ में आ गया कि आपके एक महीने के अंदर कितनी फीस आनी है, कितनी फीस आपकी जमा हो गई है, और कितनी फीस शेष बची है स्टूडेंट की।
ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोर्स के आधार पे बताया जाए कि भाई टैली के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल उन्होंने फीस कितनी बनती है, जमा कितनी कराई, उनकी फीस बाकी कितनी है, वो सब कुछ मुझे दिखाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा सब टोटल की मदद से, सब टोटल के हिसाब से करना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको ज्ञात क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उनको पहले तो ये टोटल वाली बटन हटा देता हूँ, टोटल हटा देता हूँ। टोटल याद रखना चाहो तो आप देख लो 63,600 रुपये है, एक टोटल याद रख लो, काफ़ी है। अब यहाँ पे कोर्स को मैं सबसे पहले इनको सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको। सॉर्ट A to Z क्लिक करेंगे, ओके करते देखो यहाँ पे सॉर्ट हो गया, बेसिक वाला अलग हो गया, RSAT वाला अलग। ये बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा इस टेबल में से। टेबल में सॉर्ट नहीं करोगे तो सभी ये सब टोटल सही वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको पहले करनी है। अब सब टोटल पे जाते हैं। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ मिलेगा कि आपको किसके आधार पे टोटल करनी है। मुझे आधार लेना है कोर्स, यानी कोर्स के आधार पे करना है कि बेसिक की टोटल अलग आ जाए, टैली की अलग आ जाए, RSAT कोर्स की अलग आ जाए। उसके बाद में क्या करना है, मुझे जोड़ करनी है, सम करना है। यहाँ पे आप कोई भी इसमें से ऑप्शन ले सकते हो कि आपको काउंट करना है, एवरेज करना है, कुछ भी ऑप्शन ले सकते हो। मैं अभी सम कर रहा हूँ। और मुझे जोड़ किस में करवानी है, फीस में, डिपॉजिट में और बैलेंस के अंदर, इन तीनों के अंदर टोटल करवानी है। बस ओके करते आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बड़ा करके भी दिखा सकते हो कि बेसिक का टोटल ये आ रहा है, ठीक है। बेसिक का टोटल कितना हो रहा है कि बेसिक से 21,000 रुपये फीस बनती है, उसके अंदर 8,919 रुपया है और बैलेंस आपका 12,081 रुपये बाकी रहेगा। फिर RSAT की टोटल भी आ रही है और टैली की टोटल आ रही है। लास्ट में 63,600 रुपये ग्रांड टोटल आ रही है, वो तीनों की है। अब इसमें आगे समझते हैं कि शो एंड हाइड क्या होता है। अगर आप यहाँ पे इस डाटा को हाइड करना चाहते हो तो हाइड बटन दबाकर हाइड कर सकते हो। हाइड पे बस क्लिक करोगे तो एक एक करके हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ओनली फॉर बेसिक की टोटल आ रही है, RSAT की टोटल आ रही है और टैली की टोटल आ रही है और ग्रांड टोटल इसके अंदर आ रही है। तो ये हाइड करना। अगर आप चाहते हैं कि RSAT की मुझे वापस से शो करवाना, शो डिटेल पे क्लिक कर लो, ये क्लिक कर लो तो ये वापस से दिखने लग जाएगा। आप यहाँ पे भी प्लस बटन दबाकर इसको ओपन कर सकते हो, शो करवा सकते हो। तो ये ऑप्शन था शो एंड हाइड, यानी बस छिपाना डाटा को, वापस लाना हो तो शो एंड हाइड ऑप्शन है। उसके बाद में ग्रुप अनग्रुप क्या होता है, देखो इसमें ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है तो मैं यहाँ से पहले ग्रुप को हटा लेता हूँ, अनग्रुप करूँगा और सभी को ग्रुप को हटा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से सबको ग्रुप को अनग्रुप कर लिया, ठीक है। अब ग्रुप अनग्रुप क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे केवल बेसिक की टोटल ही चाहिए तो मैं एक बार ग्रुप बना लेता हूं, इस पर क्लिक करूंगा तो ग्रुप इस तरह से बन गया। इसी प्रकार ये RSAT वाले स्टूडेंट को भी ग्रुप में ले लेते हैं, इसी प्रकार टैली वाले ग्रुप को भी इसी तरह से ग्रुप में ले लेते हैं तो ये ग्रुप बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये है कि आप डिटेल को हाइड करके भी रख सकते हैं, डाटा को सॉर्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। और वापस से इनको सबको शो करवाना है तो शो पे क्लिक करूंगा, सबका डाटा शो हो जाएगा इस तरह से। तो ग्रुप अनग्रुप करना बहुत आसान है इस तरह से। इसी प्रकार मैं चाहता हूं केवल मुझे नाम और जिनका पैसा बाकी है उसी का एक ग्रुप बना लो तो इस पर क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आप क्लिक करके दिखा सकते हो कि भाई ये जो नाम है और बैलेंस है वही दिखाई देगा। प्लस करेंगे तो सबका डाटा वापस आ जाएगा, कितनी फीस है, क्या कोर्स है, कितना पैसा उसका जमा है, वो सब कुछ आ जाएगा। तो ग्रुप आप ऊपर से भी कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो ग्रुप अनग्रुप करना सब टोटल शो एंड हाइड समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा डाटा टैब के बारे में, जिसमें मैंने बताया गेट एक्सटर्नल डाटा क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, डाटा टूल्स क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, इन सब के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नौकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।